नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ले रहा हूँ आज टॉपिक साइक्लोट्रॉन। इन अर्ली 1930 E.O. लॉरेंस एंड M.S. लिविंगस्टन अमेरिकन फिजिसिस्ट ने साइक्लोट्रॉन की डिस्कवरी की। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट हेवी चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, अल्फा पार्टिकल्स एटसेट्रा। यानी ये हैवी चार्ज पार्टिकल्स हैं उसको एक्सेलरेट करने के काम में आता है। साइक्लोट्रॉन में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है जिसके दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V वेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों पोल्स के गैप में एक होलो सिलेंड्रिकल डिस्क रखी होती है जिसके दो सेमी सर्कुलर पोर्शन हैं। ये सेमी सर्कुलर पोर्शन इंग्लिश के अल्फ़ाबेट D के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें डीज कहते हैं। इन दोनों होलो डीज को हम हाई फ्रीक्वेंसी AC पावर सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁶ हर्ट्ज। इस पूरे सेटअप को हम इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर में प्लेस कर देते हैं जिसका प्रेशर मिलीमीटर से माइक्रोमीटर मर्क्यूरी कॉलम पर होता है। और जब ये चार्ज पार्टिकल जो कि दोनों डीज के सेंटर पर रखा है ये एक्सेलरेट होता है, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो ये इस टारगेट से बाहर आ जाता है। साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है? व्हेन अ हैवी चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड in a uniform perpendicular magnetic field, then its energy will continuously increases. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज को एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट दी चार्ज। चार्ज को एक्सेलरेट क्यों करेगा? क्योंकि F इक्वल्स टू QE इक्वल्स टू MA। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज को एक्सेलरेट करने के काम में आता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड वो होती है वो चार्ज को रोटेट कराने के काम में आएगी, रोटेट दी चार्ज इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के काम आएगा। क्यों रोटेट करेंगे? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स होता है F इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल्स टू QVB साइन ऑफ थीटा, और जो परपेंडिकुलर फील्ड लगता है वो हमेशा ही घुमाने के काम में आया जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज को घुमाएगा, रोटेट करवाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस चार्ज को एक्सेलरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसे क्रॉस्ड फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड क्रॉस्ड फील्ड। अब ये वर्क कैसे करता है? ये D1, ये D2, इन दोनों के बीच में चार्ज है पॉजिटिव। जब यहाँ AC पावर सोर्स लगा हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज है, इसका मतलब होता है कि ये 1 सेकेंड के अंदर 10⁶ टाइम्स, इट मीन्स 10 लाख बार ये पॉजिटिव होता है और 10 लाख बार नेगेटिव होता है। मान लो किसी टाइम D नेगेटिव है और D2 पॉजिटिव, D1 नेगेटिव और D2 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज इस D1 की ओर मूव कर जाएगा। जैसे ये मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड इस पर परपेंडिकुलर लगेगा तो ये सर्कुलर पाथ में रोटेट हो जाएगा। ये जैसे ही रोटेट हुआ साइमल्टेनियसली, जैसे ये डीज के गैप में आता है उसी टाइम पर D2 अब नेगेटिव हो जाएगा और D1 है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज अब इस D2 की ओर मूव करेगा।
जैसे इस डी के अंदर मूव करता है, डी होलो है और इस होलो के अंदर वैक्यूम है, उस वैक्यूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये रोटेट करता है और एनर्जी का लॉस इसके अंदर नहीं होता है, ये यहाँ तक पहुँचता है। अब वापस जैसे ये इसके बीच में पहुँचेगा, अब वापस D1 नेगेटिव हो जाएगा, ये इस तरफ मूव कर जाएगा। इस तरीके से हर बार ऑल्टरनेटिवली ये ऐसे मूव करता रहेगा और लास्ट के अंदर टारगेट से ये एग्जिट हो जाएगा। हर एक हाफ साइकिल के अंदर टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे इसकी रेडियस बढ़ रही हो फिर भी इसका टाइम पीरियड है वो फिक्स रहता है। रेडियस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ने पर रेडियस बढ़ रही है तो वो ज़्यादा सर्कुलर पाथ, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन टाइम पीरियड इसका कांस्टेंट रहता है। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ साइक्लोट्रॉन। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को एक्सेलरेट करने के काम में आता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड है चार्ज को रोटेट कराने के काम में आता है। और चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है, तो हम यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल कर देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, where m is the mass of the charge, v is velocity of charge, and r is the radius of circular path. F Lorentz force is qvb sin of theta, where theta is 90 degree. Theta is 90 degree and sin 90 is 1. Therefore, we get the power, so we get mv/r equals to q into b. mv is qbr. It is the momentum of charged particle. From equation 1 we can write r equals to, equation 1 implies r equals to mv/qb. Equation second, we want to calculate the time period. So by the definition of time period equals to distance upon speed. Time period is denoted by capital T. Distance in a circular path whose radius is small r, then distance is 2 pi r and the speed is v. So we can write 2 pi by v, and from equation second we can write r equals to mv/qb. So mv/qb cancel out v to v, so we get t equals to 2 pi m/qb. Equation third, it is the time period. It means to complete a cycle by a charge in a cyclotron. It is independent of the velocity. Therefore, frequency of cyclotron, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, सो वी गेट qb/2 pi m. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई में कि फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, एक्सप्लेन करें, तो आपको ये यहाँ तक डिराइव करना है। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है और आप इसको इजीली डिराइव
कर सकते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी है, जो हम एसी पावर सोर्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और ये जो फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो इसे रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। तो इसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। एनर्जी, एनर्जी का जो फॉर्मूला है, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी है, वेलोसिटी जब आ जाती है पार्टिकल के पास तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी E इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स E इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम। V की जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। V इक्वल्स टू क्यू बी आर अपॉन एम, क्यू बी आर अपॉन एम होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। V equals to Q B R by M. Therefore, E equals to half of M Q square B square R square by M square. एक और कैंसिल हो जाएगी, M की हमारे पास बच जाएगा Q square B square R square by 2M. It is the energy of the charged particle in a cyclotron. Limitations of cyclotron. साइक्लोट्रॉन की कुछ लिमिटेशंस है, जैसे हम न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन। इसी प्रकार अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकते साइक्लोट्रॉन के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स ऑर्डर में कम होता है प्रोटॉन से। जब इतना लाइट पार्टिकल है, जब उस पर हाई एसी पावर सोर्स लगाया जाता है, एसी फील्ड लगाया जाता है, तो वो टेंजेंशियली अवे चला जाता है, बाहर निकल जाता है, रोटेट नहीं हो पाता। तो इलेक्ट्रॉन को क्या हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हम काम में लेते हैं बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन अब मैंने बीटा इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि बीटा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी वो बीटा की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन में से ये हम नहीं लिख सकते, इसलिए हमने क्या लिखा है इसको बीटाट्रॉन। इसी प्रकार जो आइंस्टीन की जो इक्वेशन है रिलेटिविटी की, m उससे मास आ जाएगा m इक्वल्स टू m नॉट रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की स्पीड के इक्वल नहीं कर सकते। हम चार्ज को इतना एक्सेलरेट नहीं कर सकते कि उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए। अब ऐसा हो जाता है तो मास भी इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट मास को हम मूव नहीं कर सकते। साइक्लोट्रॉन की एक स्पेशल केस पर बात करते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड नहीं है, क्रॉस्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, वो दोनों किसी एंगल पर हैं, तब क्या होता है? तब ऐसा केस होता है कि जो चार्ज है वो सर्कुलर पाथ में न होकर वो सर्कुलर पाथ में न होकर वो हेलिकल पाथ में होता है। हेलिकल पाथ यानी स्प्रिंग में जो जैसा पाथ होता है वैसा पाथ। मान लो मैं किसी एक पॉइंट पर हम बात करें, मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये इस पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी को डेनोट करेगा और इसके रिजल्टेंट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा और एक पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा। सपोज करो ये एंगल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से थीटा एंगल पर है, तो V पैरेलल बिकम्स V cos ऑफ थीटा।
क्योंकि मैंने कंपोनेंट को रिजर्व कर दिया है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो v पैरेलल बिकम्स v cos ऑफ थीटा, जबकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा v sin थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री होता तो v पैरेलल बिकम्स v और v परपेंडिकुलर बिकम्स v और v पैरेलल बिकम्स 0। तो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ के अंदर घूमता। क्या कंडीशन है? फॉर सर्कुलर पाथ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स 0 एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स v। सिंस sin 90 is 1 and cos 90 is 0। तो पैरेलल कंपोनेंट 0 हो जाएगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही बचेगा। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर, यानी चार्ज सर्कुलर पाथ के अंदर है वो रोटेट होगा। अगर हम बात करें कि थीटा है वो 0 डिग्री है, अगर थीटा 0 हो जाता है, if theta equals to 0 degree, then cos 0 degree is 1 and cos 90 is 0। इस केस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा और पैरेलल कंपोनेंट में ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, यानी v पैरेलल बिकम्स v। इन दोनों ही केस को छोड़कर अगर हम बात करें थीटा इज नॉन जीरो, अगर थीटा नॉन जीरो है तब क्या होता है? तब हम बात करते हैं न तो v परपेंडिकुलर 0 होगा न cos परपेंडिकुलर 0 होगा, दोनों की कुछ न कुछ वैल्यू होगी। तब हम बात करते हैं पिच, यानी ऑब्जेक्ट है वो इसके सेंटर से एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। p कह दो, डिस्टेंस कह दो। पिच आपको पता हो तो हमने स्क्रू गेज लिया था, इस स्क्रू गेज में जब हम एक कंप्लीट साइकिल रोटेट करते हैं तो जो ये डिस्टेंस कवर होती है हॉरिजॉन्टल लाइन पर उसको पिच कहते हैं। और इस पिच की जो वैल्यू होती है, पिच होता है, पिच का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। पिच p इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास आएगी v पैरेलल, क्योंकि डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है, और टाइम हम लेते हैं एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है इसलिए टाइम पीरियड कैपिटल T। v पैरेलल का फॉर्मूला है v cos ऑफ थीटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qb। सो पिच p इक्वल्स टू 2πm v cos ऑफ थीटा बाय qb।